Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is to learn idioms and phrases with tips and tricks. टिप्स एंड ट्रिक्स का नाम आते ही हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपनी वोकेबलरी को किस तरह से याद करें कि एक बार याद करते ही कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी इडियम हमें एक बार याद हो जाए। ये एक सीरीज़ चली आ रही है और इस लर्निंग इडियम्स विद टिप्स एंड ट्रिक्स में आज के पार्ट में हम कुछ नए इडियम सीखने की कोशिश करेंगे और इन इडियम्स में हम सीखेंगे कि इनको यूज़ कैसे करना है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी ट्रिक क्या है और बहुत सारी बातें जो आपको याद करने में बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और एकेडमिक्स से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक की सारी प्रॉब्लम्स जो इंग्लिश से रिलेटेड हैं उनको दूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले इडियम सॉफ्ट ऑप्शन से। तो हमारा पहला इडियम सॉफ्ट ऑप्शन का सबसे पहले हम यहाँ पर मीनिंग जानते हैं। सॉफ्ट ऑप्शन का मीनिंग होता है कोई भी आसान विकल्प या आसान लक्ष्य। आसान विकल्प, विकल्प किसे कहते हैं आप? विकल्प का मतलब होता है कुछ भी कई ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुन लेना जो कि हमारे लिए बहुत आसान हो। तो यहाँ पर सॉफ्ट ऑप्शन दिया गया है। अब सॉफ्ट ऑप्शन, सॉफ्ट का जो लिटरल मीनिंग है अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो नरमी से आता है कि नरम है। तो यहाँ पर नरम से मतलब आसान से है कि कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा ऑप्शन जो हमारे लिए आसान हो वो हमारे लिए सॉफ्ट ऑप्शन होता है। अब हम इसको यूज़ कैसे करें? हमारी लाइफ में हमारा टारगेट अगर मान लीजिए कि यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन पास करना है, क्रैक करना है, तो ये सॉफ्ट ऑप्शन नहीं है, इसमें हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए। सॉफ्ट ऑप्शन क्या है कि हम सीधे सीधे से कोई भी ग्रेजुएशन कर लें, बीए कर लें और आगे हम बढ़ते जाएं। हावेवर कि बीए करने में अगर आप डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं तो वो सॉफ्ट ऑप्शन नहीं होगा, बट जनरली पास कर लेना सॉफ्ट ऑप्शन है ग्रेजुएट कहलाने के नाम पर। तो यहाँ पर सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब है कोई भी ऐसा तरीका जो आपको किसी काम को करने में आसान लगे तो वो आपका सॉफ्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर हम इसको सीखेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि ये जो है आपका नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या है? नाउन की जगह एक से ज़्यादा वर्ड्स में जब कोई बात, कोई एक्सप्रेशन दी जाती है तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। और नाउन आपका सब्जेक्ट पर, आपका ऑब्जेक्ट पर और सेंटेंस के वेरियस पार्ट्स में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पाया कि हमारा सॉफ्ट ऑप्शन नाउन फ्रेज है और इसका मतलब है आसान विकल्प, आसान तरीका, आसान उपाय, आसान रास्ता, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्रेज़ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कई बार लिखते हैं कि इडियम्स, कई बार लिखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स वे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग सीधे सीधे शब्दों के आधार पर नहीं निकलते, बल्कि वे शब्दों से कुछ अलग जाकर कुछ और ही बात कहते हैं। फ्रेजेस उनको कहते हैं जहाँ पर हम एक से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ फिक्स करके रखते हैं और उनको एक साथ ही यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो वर्ड्स से रिलेट करता है। इट मीन्स अगर अर्थ वर्ड्स से रिलेट करता है तो वो सिंपली फ्रेजेस हैं, और अगर वर्ड्स के जो मीनिंग है से बिल्कुल अलग जाकर मीनिंग देता है तो वह क्या है? वह इडियम्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक इडियम है वेल हील्ड। अब यहाँ हील का मतलब क्या होता है? एड़ियाँ। वेल का मतलब जो होता है ठीक ठाक, लेकिन इसका मीनिंग दोनों में से काफ़ी हद तक मैच नहीं हो रहा और इसका मीनिंग है धनी। तो ये इडियम हुआ। अब इसको याद कैसे करेंगे इस पर आने पर हम आपको बताएंगे। तो यह है हमारा फ्रेज सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन मीन्स कोई भी काम करने का आसान तरीका। ये नाउन पर आएगा। जब हमें ये पता चल जाता है कि नाउन पर आएगा तो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंग्लिश में इसको यूज़ करना आसान हो जाता है कि हम इसे सब्जेक्ट पर रखें या ऑब्जेक्ट पर रखें। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप कहेंगे आई डू नॉट लाइक सॉफ्ट ऑप्शंस, आई लाइक सॉफ्ट ऑप्शंस। आप किसी भी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं।
इडियम नंबर 2 कहता है अ थिक स्किन्ड पर्सन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। इसका मतलब है ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जिस पर किसी बात का असर जल्दी नहीं होता, किसी बात का असर जल्द नहीं होता। तो ये हमने सीखा। आपने कोई बात कही, उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो ऐसे आदमी को थिक स्किन पर्सन कहते हैं। और ये क्या है आपका, ये भी एक नाउन फ्रेज है जो कि आपके सब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट पर यूज़ किया जा सकता है। तो मीनिंग जाना, पार्ट्स ऑफ स्पीच जाना। अब हम जानेंगे कि इसका जो लिंक है वो कैसे बनाएं। अगर आपकी स्किन सॉफ्ट है, आपको कोई चीज़ हिट करती है तो फ़ौरन उस पर निशान स्किन का रिएक्शन नज़र आएगा। लेकिन जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा मजबूत है, टाइट है, आप रीनो ले सकते हैं, गेंडे की स्किन पर अगर आप हल्का सा कुछ मारते हैं कोई असर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप थिक स्किन से ऐसे इसको याद रख सकते हैं परमानेंट तौर पर कि ऐसी खाल जिस पर जल्दी असर ना हो। तो ऐसे ही कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनके माइंड पर किसी दूसरे की परेशानी का कोई असर नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जो दूसरों का असर सॉफ्टनेस में नहीं लेते, उसको हम कहते हैं अ थिक स्किन पर्सन। आप परेशानी में हैं, आपने अपने किसी बड़े से, नेबर से, फ्रेंड से कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, बट ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू यू। तो आप क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे ही इज़ अ थिक स्किन पर्सन। इसके बाद नंबर 3 पर जो हमारा इडियम है वह है द मैन इन द स्ट्रीट। तो ये भी आपका नाउन फ्रेज है। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब है आम आदमी, क्योंकि जो ख़ास आदमी होते हैं वह गलियों में दिखाई नहीं देते, उनकी यूटिलिटी, उनकी ज़रूरत हर जगह पर होती है। तो आम तौर से वो इजी अप्रोच में नहीं होते हैं। तो जो आम तौर से गलियों में मिल जाते हैं वो आम इंसान होते हैं, इजी अप्रोच में होते हैं। द मैन इन द स्ट्रीट, अगर आप किसी मजिस्ट्रेट से मिलते हैं तो आप उसको स्ट्रीट में नहीं आसानी से मिल सकते, डॉक्टर से मिलते हैं तो स्ट्रीट में नहीं मिल सकते, किसी गवर्नर, प्रोफेसर, किसी से मिलते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑफिस में, प्लेस पर, इंस्टीट्यूशन में होंगे, गलियों में नहीं मिलेंगे, गलियों में आम आदमी मिलेंगे। इसलिए द मैन इन द स्ट्रीट मीन्स आम जन, साधारण व्यक्ति या आम आदमी। ये आपका फ्रेज हुआ और ये आई होप कि आपको अच्छे से याद रहेगा। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है दिखावा करना, करना नहीं, हम कहेंगे दिखावा, क्योंकि इसके अंदर वर्ब नहीं आई है। तो ये भी आपका नाउन फ्रेज हुआ, ये भी आपका नाउन फ्रेज था, ये भी फ्रेज था। बिकॉज फ्रेज का मतलब है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करने के लिए जब एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई ये नाउन फ्रेज है। फ्रेज इसलिए क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब हुआ दिखावा। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए इसको याद करने के लिए हम एक लिंक बनाते हैं। जब हम मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास इतना मनी नहीं है कि हम हर चीज़ को परचेज़ कर सकें, तो एक ईडियम होता है विंडो शॉपिंग। तो हम केवल खिड़की, जो शोरूम के जो शोकेसेस हैं उनसे जितने भी आइटम्स हैं, क्लोथिंग हैं, शूज़ हैं और डेकोरेटरी आइटम्स हैं, उनको देख करके हम क्या करते हैं, चले आते हैं। तो ऐसे ही विंडो ड्रेसिंग, तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि हमारे पास हमारी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, हमारे पास अपना कोई एक स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है, बस हमने कैसे भी करके सारी चीज़ों को दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए तैयार हो गए हैं और आने के बाद वो सारा सामान हमने वापस कर देना है। तो इसको हम कहेंगे विंडो ड्रेसिंग। तो ये जो विंडो ड्रेसिंग हुआ, यह हुआ आपका दिखावा करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इडियम है ईयर राउंड। तो ईयर राउंड का मतलब आप लिखेंगे वर्ष भर, यानी साल भर। भारत के अंदर साल भर कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। तो ईयर राउंड देयर आर मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। तो ईयर राउंड का मतलब हो गया वर्ष भर। अब जैसे ही यहाँ पर वर्ष भर की बात आती है, हमारे जहन में एक वर्ड आता है, हम कहते हैं पेरेनियल।
तो पेरेनियल और ईयर राउंड में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि एक चीज़ ग्रो हुई और वो ऐसी ही बनी रहेगी साल भर, वो ग्रीन रहेगी, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया, तो वो पेरेनियल हुआ कि ठीक है। और ईयर राउंड का मतलब है वो एक जैसा नहीं है, उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल अगर एक से ज़्यादा बार आता है तो आप उसे एक ही तरह से नहीं बनाते, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस आते हैं। और भारत के अंदर एक ही फेस्टिवल थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता, कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट टाइप की उनकी वेशभूषा, उनका ड्रेस सेंस होता है। तो इसलिए ईयर राउंड का मतलब हो गया वर्ष भर। तो इसको आप यहाँ पर सीख सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी बिल्कुल ब्रेक नहीं होता, वन आफ्टर अनदर आपका कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसके बाद हमारा एक नया फ्रेज है ज़ीरो आर। ज़ीरो आर का मतलब होता है कि ऐसा समय जो ज़ीरो से शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम ज़ीरो आर को लिखेंगे द टाइम, यानी टाइम ऑफ द बिगिनिंग। ठीक है, आपका जो ईयर राउंड था वर्ष भर, ये आपका एडवर्ब का काम करता था। ठीक है, ज़ीरो आर जो है आपका नाउन का काम करता है, यह नाउन फ्रेज है। तो जब आप किसी प्रेपोजिशन के बाद इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो जनरली वह नाउन होती है। तो आप कहेंगे इन ज़ीरो आर वी सॉर्ट आउट आर प्रॉब्लम्स इन द कॉलेज, यानी आपका पीरियड 1 शुरू हुआ, पीरियड 2 शुरू हुआ, पीरियड 3, वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पीरियड्स होते हैं, लेकिन एक ज़ीरो पीरियड आपने सुना होगा जो बिगिनिंग में लगता है, तो उसको लिंक मान करके आप इसे याद करेंगे ज़ीरो आर। इट मीन्स इन द ज़ीरो आर ऑफ आर बिजनेस आई अर्न अ लॉट। कई बार हमने बिल्कुल शॉप खोली और शुरू में ही हमारी इनकम अच्छी हो गई, सेल अच्छी हो गई, तो वो हमारा ज़ीरो आर था। और अगर हम अपने पूरे बिजनेस का बिगिनिंग का जो टाइम पीरियड देखते हैं, फर्स्ट 2 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स, तो वो आपका ज़ीरो आर होते हैं। तो ज़ीरो आर का मतलब है जहाँ से काउंटिंग आपकी आगे ऐड होनी है, वो आपका बिगिनिंग का जो टाइम है वो आपका ज़ीरो आर होता है। इसके बाद है यंग टर्क, जिसको हम हिंदी और उर्दू में तुर्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस तुर्क को आप बिल्कुल तुर्क की तरह से देखें। इस इडियम का उद्देश्य किसी भी जाति या किसी वर्ग विशेष को उठाना नहीं है। तुर्क लोग बहादुर होते हैं और काफ़ी वो स्ट्रगल करना जानते हैं फिज़िकली, तो इसलिए एक तो तुर्क हुआ, ऊपर से यंग हुआ, तो इसका मतलब हुआ काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन, यानी आप कहेंगे एनर्जेटिक। एनर्जेटिक से अलग आप एक वर्ड और इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वायलेंट, क्योंकि एकदम से लड़ाई के लिए उग्र हो जाना, तो ये बहुत ही वैलिएंट होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, इसलिए बिल्कुल किसी से डरते नहीं हैं। तो एक तो हुआ बहादुरी, और दूसरी बात हुई कि यंग भी है, तो यंग लोगों को तो वैसे ही एंगर बहुत ओवर पावरिंग करता है। तो यंग टर्क का मतलब हुआ कि एनर्जेटिक और एकदम उबाल खा जाने वाला, एकदम एंग्री हो जाने वाला पर्सन, यंग टर्क। इसके बाद है वेल हील्ड, मीन होता है रिच, और अब ये ईडियम है क्योंकि वर्ड मीनिंग्स इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। तो अब हम यहाँ पर रिलेट करेंगे कि वेल हील्ड को हम रिच कैसे हमेशा के लिए, एक बार आपने सुन लिया है, अब ये हमें याद रहे। तो देखिए, जितने गरीब लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, देखिए मेहनत की कई सारी डेफिनेशंस हैं। जो शारीरिक मेहनत करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं, मिट्टी में काम करते हैं, तो उनकी एड़ियाँ फटने लगती हैं, उनकी एड़ियाँ थोड़ी सी रफ़ और क्रैक्ड और ख़राब सी दिखती हैं। लेकिन जिनकी एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी और बहुत ही वाइटनेस और या पिंक कलर की होती हैं, तो वो वेल हील्ड कहलाते हैं। और ऐसी एड़ियाँ वही लोग रख सकते हैं जिनको फिज़िकल लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, और ऐसे लोग वही होते हैं जो रिच होते हैं। तो जिनकी एड़ियाँ अच्छी और ख़ूबसूरत हों, जनरली वो बैठकर खा रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो क्या होते हैं, वो रिच होते हैं। तो इस तरह से वेल हील्ड रिच पीपल हुआ, और ये आपके लिए काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। यंग टर्क ये नाउन फ्रेज है
ठीक है, इसके अंदर यंग एडजेक्टिव का काम करेगा। तो आई होप कि ये सारे इडियम्स आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं कुछ दूसरे इडियम्स की तरफ। नंबर 9 पर इडियम विन बाय अ नोज का मीनिंग है बहुत कम अंतर से जीतना। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि विन वर्ब आई, तो विन, वन, वॉन इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होंगी। इट मीन्स ये वर्ब की जगह पर यूज़ होगा। तो हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लिया कि यह वर्ब है। हमने इसका मीनिंग जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि इसको हम बहुत कम अंतर से जीतने से लिंक कैसे करें। अगर दो कैंडिडेट्स इलेक्शन में हैं और दोनों में से कोई एक जीतेगा, काउंटिंग में पता चला कि मिस्टर ए मिस्टर बी से 4-6 वोट से जीते हैं, 10-20 वोट से जीते हैं, तो ये बहुत कम अंतर है। तो इसको हम कहते हैं कि विन बाय अ नोज। इसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि अगर पानी हमारा बढ़ता जा रहा है और हम पानी में फंसे हुए हैं और पानी हमारे नाक के पास आकर के रुक गया और हमारी सांस घुटने से बच गई, तो हम बहुत कम अंतर से बच गए। इट मीन्स कि अगर पानी नाक से ऊपर चला जाता तो हम नहीं बच पाते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो विन बाय अ नोज इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम ह्यूमन सर्विस, जिसका मतलब है अच्छा काम। ये नाउन फ्रेज है, तो इसको आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन सर्विस के यूज़ को हम इस तरह से समझेंगे कि जो मदर टेरेसा का एक्ट था, नेक काम था, वो ह्यूमन सर्विस था। इट मीन्स यो का मतलब ऐसे मान लीजिए कि यस, जिसे लोग लेना चाहें और यस कहें, ना कि नो मैन सर्विस। तो इसको इस तरह से, हालांकि बेतुकी सी बात है लेकिन काम की साबित हो सकती है कि जिसको सब यस करें ऐसी सर्विस, तो ह्यूमन सर्विस मीन्स अच्छा काम। इसके बाद है 11 नंबर पर येलो बेलीड। इसका सबसे पहले मीनिंग जानते हैं और इसका मतलब होता है कावर्ड यानी कायर। तो येलो बेलीड ये आपका एक तरह से एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। और इसको हम कावर्डली कहेंगे क्योंकि कावर्ड नाउन होता है और कावर्डली एडजेक्टिव होता है। इसको आप उर्दू में या हिंदी में कायर या डरपोक कह सकते हैं। तो अब इसे लिंक करेंगे कि कायर येलो बेलीड से कैसे याद रहे। अगर बहादुर आदमी है तो सीना तान कर चलेगा, और आप जानते हैं कि बेली बॉडी के इस पार्ट को कहते हैं जहाँ पर आपका खाना जाता है अंदर, उसे बेली कहते हैं। तो अगर डरपोक है तो ज़मीन पर लेट लेट कर बचकर भागेगा, तो कीचड़ से उसकी जो बेली है वो येलो और गंदी हो जाएगी। तो येलो बेलीड का मतलब हुआ कायर या डरपोक, ठीक है। वेक अप कॉल्स या वेक अप कॉल ये आपका नाउन फ्रेज है, यानी सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लें। इसका मतलब है कि खतरे की घंटी या खतरे का इशारा, ठीक है। खतरे का इशारा, ये हमें पता चल गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें पता चल गया मीनिंग। अब हम देखेंगे कि इसको याद कैसे करें। तो यहाँ पर वेकअप जो है एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, ये नाउन, यहाँ पर ये वर्ब नहीं है। तो वेकअप कॉल का मतलब है कि अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये वेकअप कॉल्स हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के फेलियर की। इट मीन्स जब आपको छोटी छोटी इंडिकेशंस मिल रही होती हैं तो वो क्या होती है, वेकअप कॉल्स होती हैं। यानी जाग जाओ, मेहनत करना शुरू कर दो, एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं। तो वेकअप कॉल्स हैं खतरे की घंटी। थोड़ी देर के लिए इसको लिंक करने के लिए हम अलार्म की जो स्नूज़ है, जो घंटी है, उसको लेते हैं। वो हमें जगाती है कि उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। तो आई होप कि अच्छे से याद हुआ होगा। नेक्स्ट है विद अ हाई हैंड, यानी किसी काम को पूरी सख्ती से करवाना। सख्ती से यानी हैवी हैंड से, हाई हैंड से, मजबूत इरादों के साथ काम करवाना, कि काम करवाने वाला पीछे नहीं हटेगा, काम करने वाले को करना ही पड़ेगा। विद अ हाई हैंड यानी प्रेशर से वर्क कराना, टू गेट सम वर्क डन विद प्रेशर, विद कंपल्शन। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। तो ये हाउ का आंसर है और हाउ का आंसर एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब हुआ। इट मीन्स आई गेट माई वर्क डन विद अ हैवी हैंड, मैं प्रेशर देकर काम कराता हूँ। तो विद अ हाई हैंड को अब हम लिंक बनाएंगे कि कैसे। अगर हम इस तरह खड़े हैं और कहते हैं कि भाई काम कीजिए और लोग नहीं सुन रहे, तो हम कहेंगे काम करना है कि नहीं। हम उसको पनिशमेंट की बात कहेंगे, अपने हाथ को उठाएंगे, अपना एजिटेशन, गुस्सा दिखाएंगे, तो हमारा हैंड हाई हुआ। इसका मतलब हुआ कि हमारा दबाव दूसरे पर बढ़ गया है।
दो वर्ड्स का मिलकर एक कंपाउंड वर्ड है टॉप नॉच, यानी एक तरह से कह सकते हैं सिलेक्टेड। हम कहेंगे किसी कंपनी की कार को कि ही दैट इज टॉप नॉच, यानी अगर कोई चीज़ अच्छी है तो आप ऊपर से ही उसको उठा लेना चाहेंगे। तो टॉप नॉच का मतलब हुआ ऑफ हाई क्वालिटी, टॉप नॉच का मतलब हुआ ज़्यादातर पसंद किया जाने वाला, टॉप नॉच हुआ सेलेक्टेड। अगर अब इसको आप लिंक कैसे करेंगे टॉप और नॉच से? टॉप को ऐसे लीजिए कि कोई चीज़ ऊपर है, नॉच का मतलब है कि आपने उठा लेना है। तो इसको आप रिलेट करेंगे कि कोई एक वेलवेट का पेपर है, उसके नीचे कोई एक स्टैंड है, उसके ऊपर डायमंड रखा है, तो आपने उसको ऐसे ही उठा लेना है, यानी टॉप नॉच। यानी आप ऊपर से ऊपर ही किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लें तो वो टॉप नॉच होगा। तो कुछ कॉलेजेस टॉप नॉच की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, कुछ शोरूम्स टॉप नॉच की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, कुछ होटल्स टॉप नॉच की जिसको लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आई होप ये लर्न हो गया होगा। टेक 40 विंग्स का मतलब है थोड़ी देर नींद लेना, या इसे आप झपकी लेना भी कहते हैं। तो टेक वर्ब हुआ तो टेक टू टेकन, तो ये वर्ब की जगह लगेगा। अब हमें इसको मीनिंग जानने के बाद लिंक करना है कि ये याद कैसे रहे कि थोड़ी देर झपकी लेने का मतलब क्या होता है, टेक 40 विंग्स होता है। विंक कहते हैं इसे जब आप पलक झपकते हैं। तो केवल 40 बार पलक झपकने तक आप सोए तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत थोड़ी देर सोए। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। जब आप सोते हैं तो आपकी जो पलक हैं, जो आईलिड्स हैं, वो दोनों बंद हो जाती हैं और जो सॉकेट ऑफ द आई है वो क्लोज हो जाता है और आप बंद रखते हैं। लेकिन आप इतनी देर सो रहे हैं कि आपकी दोनों पलकें मिली और फिर खुली, तो यानी बहुत वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहा। तो टेक 40 विंग्स का मतलब हुआ बहुत कम देर तक सोना या झपकी लेना। तो आई होप कि ये इडियम्स आपको बहुत अच्छे से याद हुए होंगे। इसी तरह से सिनोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स आई मीन एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकेबलरी के दूसरे पार्ट्स, होमोफोन्स वगैरह आप हमारे साथ याद करते रहिए। एक बार अगर आप सही से सुनकर इनके लिंक्स बना लेते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाने वाले हैं और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही नहीं बल्कि एकेडमिक्स में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।